नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। शाम के 7 बज चुके हैं। भारत एट 7 लेकर हम हाजिर हैं। तो बात होगी खबरों की और साफ तौर पर जो राज्य की प्रमुख और अहम खबर हैं उनसे अगले आधे घंटे में हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का बताया सशक्त प्रतीक। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई हरी झंडी। एनडीए सरकार में बीते 11 साल के सुशासन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर विचार किए साझा। कहा, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित रहा सरकार का हर कदम। ग्यारह साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी मोदी सरकार। 9 जून से देश भर में केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी 11 सालों के कामकाज का करेंगे लेखा जोखा पेश। बेंगलुरु भगदड़ मामला पहुंचा कर्नाटक हाईकोर्ट। भाजपा ने हादसे के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का मांगा इस्तीफा। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली नरसिम्हा चलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को किया ढेर। और आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसे भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए वैज्ञानिक प्रसार, स्थायी प्रथाओं और किसान सशक्तिकरण के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी रहेगा और इस अभियान के तहत 16,000 वैज्ञानिकों की 2,170 टीमें गांव-गांव जाकर करोड़ों किसानों से सीधा संवाद कर रही हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान सरकारी योजना नहीं, एक जन आंदोलन। अभियान एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम के सिद्धांत पर आधारित। कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल। 29 मई से 12 जून तक जारी रहेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। 16,000 वैज्ञानिकों की 2,170 टीमें 1.5 करोड़ किसानों से कर रही हैं सीधा संवाद। बीते एक दशक में भारत सरकार की नीतियों और योजनाओं के कारण कृषि क्षेत्र में काफी तरक्की देखी जा रही है। हमारे किसान अब रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन तेजी से बदलते समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहकों की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में जरूरत है भारत की कृषि को और आधुनिक कैसे बनाया जाए, इस पर किसानों के साथ बैठकर विचार विमर्श हो। इसी के लिए केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान 2,170 टीमें देश भर के 700 से अधिक जिलों, 65,000 गाँव और करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंच रही हैं। इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब टू लैंड का लक्ष्य लेकर आगे जा रही है। इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी ने भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया। विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की जरूरत भी पूरी करे, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे
खेती को आधुनिक बनाया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे, ऐसे अनेक विषयों पर पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। चौपाल लगाकर किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान महज एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। इसी के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटियाला पहुंचे। पटियाला के राजपुरा में उन्होंने किसान चौपाल में किसानों के साथ संवाद किया और ट्रैक्टर भी चलाया। उन्होंने कहा कि चौपाल में किसानों के साथ बैठकर सीधी बात होती है। विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, तो साथ मिलके हम दोनों सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन दिक्कतों को दूर करने का भी काम करेगी और अच्छे प्रयोगों को पूरे देश में बताएंगे। पब्लिक मीटिंग करते हैं तो भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन जब चौपाल में बैठते हैं तो किसानों से बात होती है। वो जो अच्छे प्रयोग कर रहे हैं वो सामने आते हैं। पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी अभियान के तहत देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस अभियान से उन्हें खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने को लेकर नई नई जानकारी मिल रही है। सारी चीजों की जानकारी हमको दी गई है और उस जानकारी में मेन बात ये बताइए किसान को, भाई हमारी कृषि जो है उस कृषि का आप लाभ लो। कृषि के बारे में बाजरा की खेती, गेहूं की खेती, पानी की बचत योजना और कई जो भी अच्छी जो हमको जो सुविधाएं मिलनी है, सब्सिडी जो मिलनी है कृषि यंत्रों पे, वो सारी चीजों की हमको जानकारी दी। वर्तमान चुनौतियों के मद्देनजर विकसित कृषि संकल्प अभियान जैविक खेती, कृषि में ड्रोन का उपयोग, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन जैसे प्रमुख विषयों पर किसानों को शिक्षित करने में विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। देखो जी, आज मेरा बर्थडे है और इस घर का भी। माँ कहती है तेरे जन्म से पहले हम कच्चे झुग्गी में रहते थे। मुझे तो पता ही नहीं कच्ची झुग्गी होती कैसी है। इस नए भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। इसी मजबूत नींव पर हम बनाएंगे विकसित भारत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अधिकार का कागज हाथों में है पर कानून समझने वाला कोई नहीं। नालसा की जागृति यूनिट सिर्फ कानून की किताबों तक नहीं, लोगों तक ले जाती है। महिलाएं, मजदूर, वृद्ध या बच्चे, हर किसी के लिए कानूनी मदद बस एक फोन कॉल दूर। न्याय सिर्फ कचहरियों में नहीं मिलता, वो मिलता है जागरूकता से। हेल्पलाइन 15100। अपना हक समझिए और न्याय पाइए, बिना डर, बिना देरी। नालसा, न्याय हर घर तक, न्याय सबके लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि कई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे जोधपुर की, जहां पर वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो की कैसे अब आगे कार्यशैली जो है वो बढ़ाई जा रही है। देश में बिजली की रफ्तार से बेहतर कनेक्टिविटी दे रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनों के रखरखाव के लिए देश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास अब आकार लेने लगा है। ये पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव का काम संभालेगा। देखिए, जोधपुर में बन रहा भारत का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो। जोधपुर में मेंटेनेंस डिपो बनाने का काम शुरू, साल के अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद। पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव का संभालेगा काम। जोधपुर को भारतीय रेलवे के नक्शे पर बड़ी पहचान भी दिलाएगा मेंटेनेंस डिपो। एक साथ 3 वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव की क्षमता रखेगा मेंटेनेंस डिपो। आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से लैस वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो। डिपो के शुरू होने से वंदे भारत ट्रेनों की तकनीकी दक्षता और विश्वसनीयता में होगा इजाफा। डिपो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास को देगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश विकास के नए आयाम छू रहा है। इसी क्रम में राजस्थान को भी केंद्र की कई योजनाओं का लाभ मिला है। राजस्थान के जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का विकास तेज गति से हो रहा है, जिसे इसी वर्ष पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस डिपो को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास तेजी से तैयार किया जा रहा है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनों के रखरखाव के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास इस अत्याधुनिक डिपो का निर्माण 167 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यह डिपो देश भर में बन रहे वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो में से एक है। इसका निर्माण करीब 600 मीटर लंबे क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें एक साथ 3 वंदे भारत ट्रेनों की मेंटेनेंस की जा सके। अपनी तरह का पहला मेंटेनेंस डिपो होगा जहां पूरे देश की ट्रेन्स आएंगे और उनका मेंटेनेंस किया जाएगा। भगत की कोठी में लगभग 600 मीटर के एरिया में इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसको एक्सक्लूसिव करने का फायदा ये होगा कि पूरे देश में बहुत तीव्र गति से वंदे भारत ट्रेनें बढ़ रही हैं, संख्या बढ़ रही है। मॉडिफाइड ट्रेन हैं, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ट्रेन हैं ये, और इनके लिए जब एक्सक्लूसिव मेंटेनेंस डिपो बनाएंगे तो इनका बेहतर रखरखाव हो सकेगा। जिस तरह से देश में वंदे भारत ट्रेनों का तेजी से संचालन प्रारंभ हो रहा है, उनके मेंटेनेंस संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जोधपुर में बनने वाले इस वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण भी तेजी से पूरा करने के निर्देश मिले हैं। इस लिहाज से इसे इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आजादी के पहले जिसकी कल्पना करके जिस तरह की व्यवस्थाएं जोधपुर रेल ने की थी, उसी एसेट को वापस यूज करते हुए जोधपुर में वंदे भारत कोचेज के मेंटेनेंस का जो है सेंटर जोधपुर में बन रहा है। जोधपुर में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आइडियल पड़ा था, इसका उपयोग हो सकेगा, और दूसरी तरफ जोधपुर में इसके चलते हुए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो एक ही समय में 3 वंदे भारत ट्रेनों का निरीक्षण करने में सक्षम होगा तथा इसमें संपूर्ण ट्रेन रैक को उठाने, ड्रॉप पिट टेबल का उपयोग कर बोगियों को स्थानांतरित करने और व्हीकल टर्निंग सिस्टम के लिए उन्नत व आधुनिक मशीनरी स्थापित होगी, जो वंदे भारत ट्रेनों का निर्बाध रखरखाव और मेंटेनेंस सुनिश्चित करेगी। देश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस जोधपुर में वर्ष 2025 तक तैयार होने जा रहा है। इससे जोधपुर को वंदे भारत कोच मेंटेनेंस के केंद्र के रूप में एक नई पहचान मिलेगी, जिससे रोजगार का भी समूचे राजस्थान में सृजन होगा। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। और कैसे मिलेगा बिहार में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आइए आपको बताते हैं। बिहार के युवाओं के लिए बड़े काम की खबर सामने आई है। बिहार सरकार अलग अलग विभागों में 4000 से अधिक पदों पर बहाली करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अलग अलग विभागों में करीब 4800 पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया गया है। सबसे अधिक भर्ती शिक्षा विभाग में होने वाली है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। बिहार में 4805 पदों पर बहाली का रास्ता साफ। शिक्षा समेत कई विभागों में 4805 नए पद सृजित।
सबसे अधिक भर्ती शिक्षा विभाग में 2361 पदों पर होने वाली है। नगर विकास एवं आवास विभाग में भी होगी भर्ती। ग्रामीण विकास विभाग में 653 पदों पर हो रही है भर्ती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 47 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। राज्य सरकार ने कई नौकरियों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसमें शिक्षा समेत कई विभागों में लगभग 4805 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने घरेलू हिंसा को रोकने और ऐसे मामलों में महिलाओं को संरक्षण देने के लिए महिला एवं बाल विकास निगम में 390 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पहले ही स्वास्थ्य विभाग में 41,000 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाल चुकी है। राज्य में लगभग 41,000 नियुक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित कर रखे हैं और इन 41,000 नियुक्तियों में लगभग 8,500 चिकित्सक हैं और कुछ की तो परीक्षाएं हो गई हैं, परिणाम आने वाले हैं और 3 महीनों में ये लगभग बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में 41,000 और नियुक्तियां हो जाएंगी। पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल की शुरुआत के बाद राज्य सरकार ने विमान के ईंधन की कीमतों में भी कटौती की है। एटीएफ पर वैट की दर सरकार ने घटाई है। एटीएफ की वैट की दर 29% से घटाकर 4% कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों की तुलना में बिहार का एटीएफ का वेट उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों की तुलना में बिहार का एटीएफ पर वैट ज्यादा था। अब वैट के कम होने से टिकट की कीमतें भी घट जाएंगी। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जीविका के माध्यम से पोशाक उपलब्ध कराने को भी स्वीकृति दी है। कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत बक्सर में 560 की क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी स्वीकृति दी गई। बक्सर जिला अंतर्गत ब्रह्मपुर अंचल अंतर्गत मौजा कांट में 560 आवासन का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 53 करोड़ 37,56,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। सासाराम जिले अंतर्गत भी बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 560 आवासन का अंचल चेनारी, सासाराम में चेनारी है जगह, वहां पे स्वीकृत किया गया। पटना जिला अंतर्गत नगर परिषद फुलवारी शरीफ के क्षेत्र का विकास होगा। इसके अलावा जलापूर्ति परियोजना, सीवरेज नेटवर्क परियोजना, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर जहाज की मरम्मती, ड्राई डॉक के निर्माण की स्वीकृति जैसे कई प्रस्तावों पर भी मोहर लगाई गई है। सीएम नीतीश कुमार ने वादा किया था कि विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसीलिए सभी विभागों में तेजी से बहाली निकाली जा रही है। शिक्षक बहाली के लिए होने वाली टियर 4 का एग्जाम भी जल्द ही हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसमें 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी होगी। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। मैं छोटी थी तब मोबाइल में सिर्फ फोन आते थे। आज मेरी स्कॉलरशिप भी आते हैं, अप्पा के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसा भी मोबाइल से ही आते हैं। इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही डीबीटी और यूपीआई देखा है। यही नया भारत बड़ा होकर बनाएगा विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पचमढ़ी में एमपी सरकार की कैबिनेट बैठक। जी हां, मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक इस बार राजा भभूत सिंह के शौर्य और बलिदान को समर्पित राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी के राजभवन में हुई और इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कई क्रांतिकारी निर्णय भी लिए। जीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट देखिए।
मोहन सरकार की चौथी डेस्टिनेशन कैबिनेट हिल स्टेशन पंचमढ़ी में। महिलाओं के लिए लेबर एक्ट में संशोधन को मंजूरी। 2028 सिंघत से पहले उज्जैन तक जाएगी इंदौर मेट्रो। राजस्व और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर किया जाएगा मर्ज। राजस्व विभाग में 1200 नए पदों का होगा सृजन। इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनाने का फैसला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले के पंचमढ़ी में राजा भभूत सिंह के शौर्य, बलिदान एवं साहस को स्मरण कर उनकी स्मृति में आयोजित कैबिनेट बैठक के उपरांत एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राजा भभूत सिंह उद्यान पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अपनी माताजी के नाम पर आम का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राजा भभूत सिंह ने अंग्रेजों से संघर्ष कर देशभक्ति की जो मशाल जलाई थी वो अद्वितीय और प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत से विकास के उद्घोष के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को स्मरण कर रही है और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। कि यहाँ का हमारा पचमढ़ी का अभयारण्य का नाम बदल करके हमने राजा भभूत सिंह अभयारण्य नाम रखा है। ये राजा भभूत सिंह के नाम पर ये हमारा एक तरह से अभयारण्य अपनी पहचान बनाएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की मंत्रिपरिषद ने पंचमढ़ी में हुई कैबिनेट की बैठक में श्रम कानूनों में प्रक्रिया का सरलीकरण एवं छोटे और मध्यम स्तर के संस्थानों और उद्योगों पर अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से 3 श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी। ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अंतर्गत वर्तमान में नियोजन के निर्धारित 20 ठेका श्रमिक सीमा को बढ़ाकर 50 ठेका श्रमिक किया गया है। मंत्रिपरिषद ने तकनीकी आधारित कृषि विभाग एवं कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार की भावी संभावनाओं के दृष्टिगत मध्य प्रदेश में एग्रीटेक हब, इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर परियोजना की स्थापना संचालन के लिए राज्य शासन की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को सहभागीदार बनाए जाने का निर्णय लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर को परियोजना की स्थापना के लिए राज्यांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य शासन की ओर से एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम की सहभागीदारी से हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत शासन सरकार को प्रस्ताव की प्रशासकीय स्वीकृति के अनुक्रम में इंदौर आईआईटी में एक एग्रीटेक हब, इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर ऐसा बनाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पंचमढ़ी अपने अप्रतिम नैसर्गिक सौंदर्य के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। ये अंचल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ कई ऐतिहासिक तथ्यों को भी अपने में समाहित किए हुए है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महापुरुषों के सम्मान में मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को भी राजा भभूत सिंह के शौर्य और बलिदान को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक हुई। कैमरामैन गौरव निरूकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और आइए अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं और प्रभावी नीतियों के जरिए देश के हर वर्ग को उसके अधिकार और सम्मान से सशक्त किया है। पिछले 1 दशक में एनडीए सरकार ने कई लोगों को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए मोदी सरकार के 11 वर्षों की ये खास रिपोर्ट। 26 मई 2014 को शपथ लेते ही पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की प्राथमिकता साफ कर दी थी। गरीब किसान को समर्पित मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सुखद बदलाव की कहानी लिखी है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जन धन योजना का ऐलान किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना बनी। न केवल 55.40 करोड़ खाते जीरो बैलेंस पर खोले गए, केंद्र सरकार की योजनाओं का डीबीटी के जरिए सीधा फायदा भी पहुंचा। डीबीटी से अब तक कुल 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। एसबीआई में मैंने जनधन अकाउंट खुलाया है और खुलाया तो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं कटता है
और डीबीटी के माध्यम से सरकारी पैसा भी हम लुप्त उठा रहे हैं खाते से। मोदी सरकार ने गरीबों के जीरो बैलेंस पर खाता खोलने के साथ ही कई सामाजिक योजनाओं का फायदा सुनिश्चित किया। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई, जिसके तहत अलग अलग वर्ग में 10 लाख तक बिना गारंटी कर्ज गरीबों को सस्ते दर पर मुहैया कराया गया, जिससे वो अपना कोई स्वरोजगार कर सके। 2025 में इस योजना के तहत कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। बीते वर्षों में 11 सालों में मोदी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों की भी सुध ली है। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को आसानी से कर्ज मुहैया कराया गया है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने बीते 11 सालों में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 13 मार्च 2024 तक 90.76 लाख समूहों के जरिए 10.04 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। मोदी सरकार लखपति दीदी योजना के जरिए 3 लाख करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने पर काम कर रही है। मेरे समूह का नाम कमल आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह है। मैं समूह में 2017 में जुड़ी थी। मैंने अपने समूह से 1 लाख रुपया का ऋण लिया था। उस ऋण से मैंने 2 भैंस खरीदी, जिनसे आज मेरी आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक है। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से पीएम मोदी ने एक ऐसा ही बड़ा ऐलान किया। देश भर में गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। 1 मार्च 2024 तक उज्ज्वला योजना के जरिए 10.33 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बारिश में सभी टाइम चूल्हे पे बनाते थे पहले। जब से गैस मिली है इस पे चूल्हे पर नहीं बनाते हैं, जब से गैस पे बनाते हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में हर गरीब के पास अपना मकान हो, जहां शौचालय सहित मूलभूत सुविधाएं भी हो। इस दिशा में प्राथमिकता पर कार्य किया गया है। पीएम आवास ग्रामीण के जरिए करोड़ों गरीबों को सुविधाओं से युक्त 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको आवास मिला है। उसमें हमको 2 किस्त मिला है, इसलिए मोदी जी को का आभारी हूँ और उसको धन्यवाद करता। साल 2017 में शुरू की गई सौभाग्य योजना के जरिए हर इच्छुक घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया है। मोदी सरकार अब हर घर नल योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। मोदी सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने का काम किया है कि किसी गरीब को भूखे पेट ना सोना पड़े। कोरोना काल से शुरू हुई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए अब देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है। ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री के द्वारा है, उसका मैं लाभ ले रही हूँ। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ। बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक गरीबों की आसान पहुंच हो, इस दिशा में भी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आयुष्मान भारत योजना के जरिए 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया गया है। मोदी सरकार ने इसके तहत 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला भी किया है। बीते 11 सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। मोदी सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं में अंत्योदय की अवधारणा को सबसे ऊपर रखा है, जिससे देश के हाशिए पर रही वंचित आबादी को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।